तो इसलिए वो रोक दिया गया। दूसरी चीज, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो बीइंग हम लोगों के पास तो हिमालयाज ही हैं, तो इसका मतलब अगर हम सही तरीके से डेवलपमेंट करना चाहते हैं हिमालयन बेल्ट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग सही तरीके से करते हैं, हाँ कुछ जी। ग्रीड में चीजों को बाईपास करके वो भी गड़बड़ भी करते हैं, करते होंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर हम इतनी प्रिकॉशन लें तो फिर तो हमें सारे हाइड्रो प्लांट्स बंद करने पड़ेंगे अपने पूरे देश में, क्योंकि लगभग सारे ही तो हिमालयन में जा रहे हाँ जी, मोस्टली। हैं। और एक चीज और है मैडम, मैं इसमें एक, हालांकि ये थोड़ा सा फनी लग सकती है सुनने में, लेकिन मैं एक नई टर्म इसमें डालना चाहता हूँ। आपने जैसा बताया, डिजास्टर का मेन रीजन क्या रहता है कि जो हम रिसोर्सेज हैं हम उनको ओवरबर्डन करते हैं या उसको सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, दैट कन्वर्ट्स टू डिजास्टर। यूजुअली ऐसा होता है, जैसे चाहे हम लैंडस्लाइड यूजुअली के नॉट केस सर, में कह ये लें। हमने सिर्फ जोशीमठ की बात की, बट ओवरऑल डिजास्टर हाँ, में हम नहीं, लोग जोशीमठ इसको में एक कॉमन कई जगह डेफिनेशन ही होता कह है, सकते हैं। कई जगह होता है। कई जगह जैसे सर। मैं सड़क बना रहा हाँ हूँ, जी। मैंने रोड कटिंग पहाड़ को काट दिया, मैंने उसको सही तरीके से नहीं हाँ किया, जी। या मैं कहीं बिल्डिंग बना रहा हूँ उसके मैंने लैंड लोड बियरिंग कैपेसिटी चेक नहीं करी और बना के होटल खड़ा कर दिया, एंड लेटर ऑन वो हाँ फिर जी। जमीन उसको सस्टेन नहीं कर पाई। तो इसी तरह से हम लोगों का हाँ जो जी। ह्यूमन ब्रेन्स हैं, ह्यूमन कैपेसिटीज हैं, दे आर आल्सो रिसोर्सेज। आपने देखा होगा जैसे बीच में बहुत हॉट टॉपिक चला था कि कोटा में एक साथ कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, क्यों? बिकॉज वो ब्रेन जो था, जो कि एक रिसोर्स है, हमने उसको भी ओवर स्ट्रेस कर दिया। इसी तरह से हमारे जॉब्स में भी होता है, कई सारे जो है ओवर स्ट्रेस कर दिए जाते हैं। तो क्या ये किसी तरह का डिजास्टर कैटेगरी में नहीं आता है? इसके ऊपर कोई प्रिवेंटिव प्लान नहीं होना चाहिए? जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, लाइटर नोट। थैंक यू सो मच। ह्यूमंस के ऊपर मेंटली जो साइकोलॉजी आजकल बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है। मेंटली भी तो ये डिजास्टर में तो अभी तक काउंट नहीं होता है सर, बट फ्यूचर में लेट्स सी। द टॉपिक नेवर गॉट स्टेप और स्टॉप होता नहीं है, और वो हमेशा चेंज होता है, मॉडिफाई होता रहता है। तो क्या पता ह्यूमंस रिलेटेड भी कुछ बाद में कैटेगरी फॉल इन कर जाए, नेवर नो। बट इट्स अ वेरी फन फैक्ट दैट यू हैव शेयर्ड विद अस। थैंक यू अनुज सर। अनु जी, आपकी बात से ना मुझे एक और चीज थोड़ा सा याद आई कि जैसे आपने बताया कि मेंटल स्ट्रेस भी एक डिजास्टर की फॉर्म है। उसी तरीके से ना अभी जितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर हम नंबर ऑफ डेथ्स काउंट करते हैं ना रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, तो वो भी एक तरीके से अनडिस्क्लोज्ड डिजास्टर ही है कि इतने सारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हर मिनट में कितनी डेथ हो रही है, किसी डिजास्टर से इतनी नहीं होती जितनी रोड एक्सीडेंट से होती है। तो कुछ ऐसी डिजास्टर से रिलेटेड, बट रोड एक्सीडेंट इज आल्सो गुड एग्जांपल ऑफ डिजास्टर इन इटसेल्फ। और अभी तो रोड सेफ्टी वीक स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत सी कंपनीज इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम और बहुत कुछ कर रहे हैं। और ये सब इसीलिए है क्योंकि नंबर ऑफ डेथ्स जितनी इंडिया में होती है ना पर मिनट, वो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। और स्पेशली कोविड-19 में ये जो मेंटल स्ट्रेस वाला फैक्टर है, ये बिल्कुल एक तरीके से पोस्ट डिजास्टर इम्पैक्ट ही इसको कहेंगे। क्योंकि जब भी कोई ऐसी डिजास्टर आती है ना, इन कोविड-19 इटसेल्फ वाज अ डिजास्टर, मेडिकल और बायोलॉजिकल डिजास्टर में आएगा, तो उसका ये पोस्ट फैक्टो इम्पैक्ट बोल सकते हैं कि उसके बाद से ना ये मेंटल स्ट्रेस वाली जो कंडीशंस है ये बहुत ज्यादा हुई, चाहे वो जॉब्स को लेके हो या फिर हमारा बहुत सारा चेंजेस जो हमने फेस किया उसकी वजह से हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स उसके बाद क्रिएट होते हैं किसी भी डिजास्टर के बाद, जिसकी वजह से वो पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये सब। और इट्स ये भी एक तरीके से स्लो डिजास्टर हम बोल सकते हैं। मतलब आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है उस पर्सपेक्टिव में। Thank you, Munisa, for enlightening us with this fact. And जैसे अनुज सर ने कहा और आपने उसको कोविड-19 से रिलेट किया, that is very much relatable, and that is of course counted in
हमारे नेचुरल और कॉम्प्लेक्स डिजास्टर्स के अंदर और पैंडेमिक डिजास्टर के अंदर काउंट इन होता है। somehow my मोहिनी, मैं बीच में थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि कुछ क्वेरीज में चैट चैट बॉक्स में देख रहा था कि हमारे पास आई हुई है फायर सेफ्टी से रिलेटेड। अगर परमिशन है सभी का तो मैं वो क्वेरीज को लेना चाहूंगा अभी, और उसके बाद आप फिर कंटिन्यू कर सकते हो डिजास्टर वाला टॉपिक। not an तो issue sir, thank you। गजेंद्र जी ने कुछ टॉपिक्स भेजे हैं जिसको मैं थोड़ा टाइम लिमिट को कंसिडर करते हुए कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने का। हमारे पास क्वेरीज है गजेंद्र जी की। गजेंद्र जी, आप हैं अभी सेशन में? एक बार आप अपने क्वेश्चन का थोड़ा सा आप खुद बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हम इन Actually, सारे सिस्टम्स की बात करते हैं बीच में एक बार। yes, sir. I am Gajendra, Parvati 3 Power Station. ठीक है, Actually, ठीक है। पावर हाउस में तो फायर वैसे सेफ्टी तो जो से आपका रिलेटेड, क्वेश्चन है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसका मैं बहुत स्मॉल में उसका एक्सप्लेनेशन चाहता था कि जो टर्म्स है उसको समझना चाहता था एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। मैं वही कोशिश करूंगा कि कम टाइम में ज्यादा क्लैरिटी से आप समझ पाए कि कि ये सारे जो फायर सेफ्टी सिस्टम से रिलेटेड हमारे टर्म्स हैं, इसका क्या रेलेवेंस है और क्या मीनिंग है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है वेट राइजर। तो वेट राइजर क्या है? एक तरीके से ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम की टाइप है। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स के अंदर, और स्पेशली जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर जो हाइड्रेंट की पाइपलाइंस नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। यानी कि नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या है कि आपने एक स्टैटिक वाटर टैंक या फायर टैंक नीचे लगाया, बेसमेंट पे हो सकता है या ग्राउंड लेवल पे हो सकता है। वहां से आपने हाइड्रेंट लाइन को कनेक्ट किया है, जो कि हर एक लेवल पे हाइड्रेंट लाइंस को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करता है। और वेट राइजर का मतलब ये है कि वो हमेशा पानी से प्रेशराइज रहेगा। और पानी का सोर्स क्या होगा? अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर आपका ग्राउंड लेवल पे वाटर टैंक होंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेट राइजर। और इसके रिवर्स में डाउन कमर होता है जो कि टेरेस टैंक से पानी को लेता है। तो यहाँ पे जो पंपिंग अरेंजमेंट है या प्रेशर का अरेंजमेंट है वो ग्राउंड लेवल पे या अंडरग्राउंड लेवल पे ना होके टेरेस पे दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं डाउन कमर। इसमें वो टेरेस पे प्रेशर पंप के साथ साथ ग्रेविटी भी यूज करते हैं डाउन कमर के अंदर। तो नॉर्मली हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, यानी कि जिन बिल्डिंग्स की हाइट 15 मीटर से ज्यादा होती है, वहां पे वेटराइजर भी दिया जाता है। और जहाँ पे हाइट 15 मीटर से कम होती है, और ये डिपेंड करेगा बिल्डिंग टाइप्स पे भी, वहां पे डाउन कमर दिया जाता है कि आपने टेरेस पे टैंक लगाया, पंप लगाया, और आपका एक सिंपल सिस्टम से एक पंप से कनेक्ट करके प्रेशराइज उसको कर देते हैं। तो ये एक तरीके से फायर हाइड्रेंट अंदर ही यूज होती है। और उसी के साथ साथ एक और टर्म है यार्ड हाइड्रेंट। यार्ड हाइड्रेंट एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम का पार्ट है। आपने नोटिस किया फ्री में जो रिंग दिया जाता है, उसको हम यार्ड हाइड्रेंट बोलते हैं। और ये जितने भी सिस्टम्स है ना, वेटराइजर, डाउन कमर, यार्ड हाइड्रेंट, इन सबको कनेक्ट किया जाता है पंपिंग अरेंजमेंट से। पंपिंग अरेंजमेंट्स कहाँ पे होगा? आपका फायर पंप रूम के अंदर, जिसमें कि सबसे पहला और इनिशियल लेवल का पंप होता है जिसको हम बोलते हैं जोकी पंप। जो कि थोड़ा बहुत प्रेशर अगर चेंज होता है हाइड्रेंट सिस्टम के अंदर, लाइन के अंदर, तो उस स्मॉल प्रेशर चेंज को मेंटेन करता है जोकी पंप। और जोकी पंप अगर उस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाता है तो वो फिर मेन पंप उसके बाद एक्टिवेट होता है। मेन पंप आपका हाइड्रेंट के लिए अलग हो सकता है और स्प्रिंकलर के लिए अलग हो सकता है। तो प्रेशर कहाँ से मिलेगा? जोकी पंप से, या फिर मेन पंप से, मेन हाइड्रेंट पंप या मेन स्प्रिंकलर पंप, अगर स्प्रिंकलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यार्ड हाइड्रेंट के बाद हम बात करते हैं, अगर हाँ कुछ कंफ्यूजन है, आप कुछ क्लैरिटी चाहते हैं बीच में, तो पूछ सकते हैं गजेंद्र जी, और बाकी लोगों के लिए भी है ये। एक क्वेश्चन हाँ सर, जी, एक हाँ क्वेश्चन जी। है। हम लोग जैसे स्विच यार्ड्स वगैरह होते हैं, जो पुराने स्विच यार्ड बने हुए कौन थे से? उनमें कहीं पर भी हाइड्रेंट्स यूज नहीं किए जाते थे। स्विच यार्ड्स जैसे ठीक है। कहीं पे 220 केवी है, कहीं पे 400 केवी है। तो जो पुराने प्लांट्स होते थे उनमें वाटर हाइड्रेंट स्विच यार्ड में यूज नहीं किए जाते थे।
और आजकल जितने भी स्विच यार्ड्स बन रहे हैं उसमें फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट थ्रू ये वाटर हाइड्रेंट्स करना पड़ रहा है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। वाटर ठीक है, हाइड्रेंट ठीक है। स्विच यार्ड में क्या यूज होंगे? क्योंकि अगर मैं केबल में कोई फायर ओके। होती है तो उसमें भी मैं पानी यूज नहीं कर सकता, ऊपर तो मेरा बहुत हाई वोल्टेज है वहां, वैसे भी नहीं, तो ये किस पर्पस के लिए हम लोग लगा? अच्छा, हाँ, उसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। स्विच यार्ड के अंदर हाइड्रेंट सिस्टम एक्टिवेट करने से पहले आपके यहाँ पे ऐसे इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आजकल लगाए जाते हैं कि स्विच यार्ड की सप्लाई सबसे पहले डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और अगर एक बार सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई तो आप वाटर टाइप फायर फाइटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं वहां पे। तो यानी कि हाइड्रेंट फायर फाइटिंग की सिचुएशन आने से पहले स्विच यार्ड के अंदर जो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, जो ब्रेकर्स लगाए गए हैं, कुछ भी फायर इमरजेंसी अगर होता है तो वो पावर सप्लाई को अपने आप डिस्कनेक्ट कर देगा। बहुत सारे जैसे ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो वो कोल्स रिले उसमें लगा है, रिले सेटिंग्स पूरे कंट्रोल पैनल्स के अंदर इस तरीके की जाती है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही आपका सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा अगर कोई भी फायर इमरजेंसी स्विच यार्ड वाले एरिया में होती है तो अगर पावर नहीं, डिस्कनेक्ट मेरा हो जाता क्वेश्चन है ये तो है, हमारे स्विच यार्ड तो हमारे में लिए जैसे प्रायोरिटी वहां पे। मेरे हाँ। कंडक्टर्स हैं, उनमें मेरा अगर कोई आग लगता है, ठीक है, आपकी बात सही है, प्रोटेक्शन मेरा ऑपरेट होगा, वो आइसोलेट हो जाएगा, बट आइसोलेशन ओनली एसी सर्किट का होता है। डीसी सर्किट हम्म, अनटिल अनलेस डीसी सर्किट में प्रॉब्लम ना हो उसका आइसोलेशन नहीं होता है, क्योंकि वही सारे को कंट्रोल हम्म, करते हैं, तो हम्म, प्रोटेक्शन को हम्म, ऑपरेट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही ठीक है है। उसमें कि हमारी उसकी यूटिलिटी क्या है? क्योंकि मैं इसको एक अगर जनरल क्वेश्चन के तौर पे कहूँ तो मैं जिस प्रोजेक्ट पे हूँ वो 40 साल से चल रहा है और 35 साल तक वहां कोई वाटर हाइड्रेंट नहीं था, और अभी हम लोगों को इमरजेंसी बता के मतलब नॉर्म हो गया कि हमें लगाना है। और जहां पर हैं भी वहां पर क्या वो कभी ऑपरेट हुए हैं या क्या उसकी कोई यूटिलिटी रही है? अंडरग्राउंड है मैं बात समझ सकता हूँ, किसी कंफाइंड एरिया में है मैं बात समझ सकता हूँ, जहां ओपन टू एयर है वहां इसकी रिक्वायरमेंट मुझे समझ नहीं आती है। देखो, अभी नॉर्म्स के अंदर चेंजेस ना कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद होते हैं, और आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इलेक्ट्रिकल एरियाज के अंदर अगर हमने पानी को यूज किया तो वो हमारे सिस्टम को रिकवरी में लेट करेगा, यानी कि टाइम एक्स्ट्रा लगेगा और कुछ डैमेज भी करेगा। लेकिन फायर फाइटिंग का जो लॉजिक होता है ना, उसमें ये है कि हमारा पर्पस फायर फाइटिंग करना है, ना कि इक्विपमेंट को सेव करना। तो अगर डीसी में आइसोलेशन नहीं भी होता है तो फायर फाइटर्स को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि आप पहले सप्लाई डिस्कनेक्ट करोगे, उस उसके बाद ही ऐसे इलेक्ट्रिकल एरियाज में फायर फाइटिंग करेंगे। क्योंकि हाइडेंट सिस्टम ऐसा तो है नहीं कि ऑटोमेटिकली चलेगा, वो तो मैनुअल फायर फाइटिंग सिस्टम का पार्ट है। और जो फायर फाइटिंग टीम को ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशली इलेक्ट्रिकल एरियाज में, और इवन पावर ट्रांसमिशन में भी कई बार यूज किए जाते हैं सारे सिस्टम, क्योंकि अल्टीमेटली वाटर बेस्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम ही सबसे इफेक्टिव इसीलिए माना गया है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइव है तब तो हम उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर डीसी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी, और अगर डिस्कनेक्ट किसी सिस्टम से नहीं होते, किसी डिवाइस से नहीं होती है, उनके पास ऐसे टूल्स दिए जाते हैं कि वो केबल को तक कट कर सके। तो उनकी ट्रेनिंग उस तरीके की होती है कि वो यूज कर सकते हैं वहां पे। तो हमें नॉर्मल सिचुएशन में लगता है कि यहाँ पे फायर अगर अगर कभी होगा तो क्यों यूज करना है फायर। इलेक्ट्रिकल रूम्स तक के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम अलाउड है, वेट सप्रेशन सिस्टम, अगर कोई और गैस बेस्ड आप नहीं लगाते हैं तो आप वाटर स्प्रिंकलर्स तक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक यही है कि आपने इमरजेंसी सिचुएशन में इक्विपमेंट को सेव करने से ज्यादा फायर प्रोटेक्शन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके पीछे लॉजिक यही है। ओके। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक गजेंद्र जी ने पूछा है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। अब ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर एक पाइप, जो हमारी फायर की पाइपलाइन है उससे स्प्रिंकलर्स कनेक्ट होते हैं, और स्प्रिंकलर एक मैकेनिज्म है जो कि
तो कुछ नेटवर्क का शायद इशू था। मैं स्प्रिंकलर सिस्टम की बात कर रहा था। 60 तो स्प्रिंकलर सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हमें वहां पे टेम्परेचर देना पड़ेगा। 68 डिग्री सेल्सियस जैसे ही उस स्प्रिंकलर बल्ब पे पहुंचेगा तो वो हमारे स्प्रिंकलर को एक्टिवेट करेगा और वहां से वाटर बेस्ड फायर फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको इसका एक वीडियो है fire छोटा सा, protection वो दिखाता system हूँ। using these sprinklers. This particular one works. ये आप देख सकते हैं, ये स्प्रिंकलर बल्ब आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? जी आ रही है, अभी आ रही है। ओके। क्लियर तो है, ये क्लियर है। वीडियो, हाँ तो वीडियो स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो स्प्रिंकलर बल्ब है, इसमें मैकेनिज्म क्या होता है? ये जो स्प्रिंकलर बल्ब होता है, इसके अंदर एक ना टेम्परेचर सेंसिटिव लिक्विड होता है। और ये टेम्परेचर सेंसिटिव लिक्विड क्या करता है, जैसे ही 68 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पहुंचेगा, ये ग्लास जो है बर्स्ट हो जाएगा, और ग्लास बर्स्ट होने की वजह से ये कैप ओपन होगी और यहाँ से पानी निकलने लगेगा। और ये करीब करीब 1.5 मीटर की रेडियस को कवर करता है एक स्प्रिंकलर। इसीलिए मैक्सिमम डिस्टेंस दो स्प्रिंकलर्स के बीच में 3 मीटर हो सकता है, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम देखते हैं, इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम किस तरीके से काम करता When है। it gets to 155 degrees, there's a liquid in here that will रेड कलर expand का in this लिक्विड glass 68 डिग्री ampule सेल्सियस पे ही and बर्स्ट break होता it and release. And fluid in there is, it could be just like an alcohol, something that has a real low freezing point so you don't break it. If it इसकी कैपेसिटी तो ज्यादा होती नहीं होगी कि सर वो पूरा फायर कवर कर ले। मल्टीपल स्प्रिंकलर्स एक साथ चलते हैं ना। ये आप देखिए स्लो मोशन में इसमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बर्स्ट होता है फायर में। 68 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड एक्सपेंड करेगा और उसके बाद वो ग्लास टूट जाएगा, जिससे वहां पे स्प्रिंकलिंग इफेक्ट से पानी निकलेगा फायर फाइटिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं स्लो मोशन में। तो ये भी ऑटोमेट करने का तरीका है कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली फायर फाइटिंग हो। और इसके लिए भी हमें मिनिमम 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर चाहिए। और बिल्डिंग्स के अंदर 7 बार तक का प्रेशर रखा जाता है इस चीज के लिए। सर इसमें एक क्वेश्चन है, आपने प्रेशर का जिक्र किया, जो हम लोगों की हाँ, ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं हाँ, उनके हाँ, लिए जो वाटर हाइड्रेंट्स नॉर्मली यूज होते हैं, तो उसमें ठीक हमें है। कितना प्रेशर रिक्वायर्ड मींस, जैसे मेरी अगर 10 मीटर की सपोज बिल्डिंग हाइट की, और मुझे वहां पे ग्रेविटी से ही अपना टैंक यूज करना है, मैं पंप नहीं लगाना चाहता, तो मुझे कितना ऊंचा रखूं उस टैंक को जो पास मुझे अगर रखना है? ग्रेविटी से आपको हर टाइम 3.5 बार का प्रेशर मिलता है तो आपको पंप की जरूरत ठीक। नहीं है उस केस में। मिनिमम प्रेशर की जो और कंडीशन है एट एनी पॉइंट इन द हाइड्रेंट सिस्टम 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होना चाहिए। और अगर वो नहीं मेंटेन हो पाता है तो फिर आपको ऑफिस में, पंप्स चाहिए वहां पे। ओके। मिनिमम ये सर कंडीशन कोई नॉर्म है, 3.5 कहीं है। पे मेंशन्ड है? ये नॉर्म हाँ, कहीं ये पे मेंशन मेंशन्ड है है? नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के अंदर। ये मेंशन है कि मिनिमम प्रेशर की कंडीशन जो है 3.5 बार है। सर एक बार वो स्लाइड दिखाएंगे? हाँ, मैं नेशनल बिल्डिंग कोड में सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। सर वो जो रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड वाला जो था ना, वो एक स्लाइड आपने जो अच्छा, दिखाया ओके ओके, हाँ दिखा देता हूँ एक बार। सर, उसमें हमारे जो बिल्डिंग की जो कैटेगराइजेशन है वो उसके बारे में थोड़ा जानना था। जैसे हमारा पावर हाउस और ये तो फैक्ट्री के परव्यू में आता है, पर ठीक है। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग मोस्टली वो किसी और लोकेशन पे होते हैं, तो उसका कैटेगराइजेशन
बिजनेस बिल्डिंग में काउंट होता है या कौन सा वो कैटेगराइजेशन किस में होगा? अगर एडमिन बिल्डिंग पावर हाउस से अलग है तो वो हेलो, जी सर। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जी सर। हेलो, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके। तो आपका जो एडमिन बिल्डिंग है वो बिजनेस बिल्डिंग में काउंट होगा, और बिजनेस बिल्डिंग वाला मैं आपको शेयर कर देता हूँ अभी। हाँ, आप देख पा रहे होंगे। इसका अगर रेफरेंस आपको कहीं देना है तो ये टेबल 7 है, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 वॉल्यूम 1। ये पार्ट 4 है ना? फायर और हाँ, पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी के लिए पार्ट 4 ही है, करेक्ट। सेक्शन 4.9 के बाद में ये टेबल 7 दिया गया है। तो ये बिजनेस बिल्डिंग की पूरी आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी गई है। ये सर भी इसमें शेयर यहाँ कर पर दीजिएगा। ये जो जैसे लेस देन 10 मीटर और ग्रेटर देन 10 मीटर, ये जो दो है अबाउट है, जितने भी पावर स्टेशन है सबके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग मोस्टली इन दो कैटेगरी में ही कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो सर इसमें जो डाउन डाउन कमर और ये जैसे इसमें डाउन कमर ये अगर कोई बिल्डिंग सिंगल स्टोरी बिल्डिंग भी है तो उस केस में भी हमको ये कमर रिक्वायर्ड है। हाँ, उसमें भी आपको डाउन कमर की रिक्वायरमेंट है अगर लेस देन 10 मीटर है, और अगर 10 मीटर से अबव है तो आपको वेट राइजर की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे डाउन हाइट कमर से बढ़ेगा, मतलब ऊपर टैंक से डाउन जो कमर वाटर लेकर नीचे तक आ नहीं रहा नहीं, है डाउन उसको कमर डाउन का मतलब क्या है कि आपको टेरेस टैंक देना है। देखो इसमें टेरेस टैंक की कंडीशन है कि 10,000 लीटर का टेरेस टैंक आपको एक देना है, और टेरेस पे ही आप फायर पंप लगा देंगे तो वो आपका डाउन कमर का ही काम करेगा। लेकिन अगर बिल्डिंग की हाइट बढ़ जाती है तो आपको टेरेस टैंक के साथ साथ आपको अंडरग्राउंड स्टेटिक वाटर टैंक चाहिए। और स्टेटिक वाटर का मतलब फिक्स टैंक चाहिए ग्राउंड लेवल पे या अंडरग्राउंड लेवल पे, 50,000 लीटर उनकी का। और यहाँ से वो कम से कम फायर कितना फाइटिंग का कैपेसिटी वाटर। हाँ, कैपेसिटी टैंक कैपेसिटी मिनिमम कितनी हो अगर अंडरग्राउंड है स्टैटिक वाटर के लिए तो? 50,000 लीटर है बिजनेस बिल्डिंग के लिए, 10 to 15 मीटर हाइट की बिल्डिंग के लिए। लेकिन अगर 10 मीटर से कम है बिल्डिंग तो आपको फिर स्टैटिक स्टोरेज नहीं चाहिए, टेरेस टैंक से भी काम चल जाएगा। ओके ओके। तो सर इस केस में और फिर हमको इस यानी टेबल में ये मेंशन नहीं है ना सर हाइट इसका? और ये क्वेश्चन जो प्रेशर वाला था आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम प्रेशर ऑफ 3.5 kg मेंशन किया हुआ है। जी जी जी। सर इसमें जो है फर्स्ट एड होज रील जो लिखा हुआ है, हाँ हाँ, होज रील रिक्वायर्ड है सभी केस में। और सर होज रील और अगर डाउन कमर है तो डाउन कमर का जो पॉइंट होता है वही तो होज रील होता है ना? हाँ, डाउन कमर से कनेक्ट करके ही होज रील दी जाती है। देखो कुछ बिल्डिंग में आप देखेंगे कि होज रील का रिक्वायरमेंट है, कुछ बिल्डिंग में पूरा हाइड्रेंट सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। होज रील एक ऐसा फायर फाइटिंग सिस्टम है जिसको बिना किसी ट्रेनिंग के कोई भी ऑक्यूपेंट यूज कर सकता है। उसमें बहुत कम प्रेशर, बैक प्रेशर आता है और उसको कोई भी यूज कर सकता है। तो इसीलिए इसको फर्स्ट एड फायर फाइटिंग सिस्टम के अंदर रखा गया है। जैसे एक्सटिंग्विशर सबको चलाना आना चाहिए, वैसे ही फर्स्ट एड होज रील भी सबको चलानी आनी चाहिए। इसमें हमें कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है या कोई हमें फायर फाइटर बनने की जरूरत नहीं है। इसमें जो बिजनेस बिल्डिंग में इवन लेस देन 10 मीटर भी है, इसमें ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। वो रिक्वायर्ड लिखा है बेसमेंट अगर दिया गया है उसमें तो, और बेसमेंट की भी कंडीशन है कि 250 स्क्वायर मीटर से बड़ा बेसमेंट होगा तभी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि नोट 4 लिखा है कि कहाँ पे चाहिए हमें स्प्रिंकलर सिस्टम, केवल बेसमेंट के अंदर। ओके। नोट 4 की डिटेल यही कहती है उसमें।
ठीक है, यानी 10 KL का तो टैंक रखना ही पड़ेगा अगर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो हाँ भी। सिंगल स्टोरी है तो भी 10 KL का टेरेस टैंक तो चाहिए ही। ओके। इसकी कैपेसिटी का बिल्डिंग की हाइट से ही रिलेशन है या बिल्डिंग के डायमेंशन से या उसकी ऑक्यूपेंसी से भी रिलेशन है? क्योंकि 10,000 जो है बड़ा हाँ छोटा सा एक वो है, तो इसका कुछ और रिलेशन भी है या सिर्फ हाइट से ही? देखो इसमें लॉजिक क्या होता है कि कम से कम 45 मिनट तक कंटिन्यूअस फायर फाइटिंग कर सके, ये लॉजिक है। अगर बिल्डिंग का हमारा एरिया बढ़ जाएगा, मतलब आप ये कहिए कि हाइट तो कम है लेकिन हमारा एरिया बढ़ रहा है, तो दूसरे नॉर्म्स भी एप्लीकेबल होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें हमें फायर का कंपार्टमेंटेशन देना जरूरी हो जाता है। आप कोई भी बिल्डिंग, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस फ्लोर आपका बहुत लंबा हो सकता है, उसकी भी लिमिटेशंस दी हुई है कि 250 स्क्वायर मीटर से ज्यादा अगर एरिया बढ़ जाता है तो फिर फायर का कंपार्टमेंटेशन देना जरूरी होता है वहां पे। और नॉर्मली जो वेयर हाउस बिल्डिंग्स होती है उसमें ऐसा ही होता है कि हाइट तो कम है लेकिन एरिया बहुत बड़ा है वेयर हाउस का, तो फिर कंपार्टमेंटेशन वाली कंडीशंस आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास ये जो टैंक वाला आपका क्वेश्चन है, इसका हाइट से रिलेशन दिया गया है। ओके। हम्म। तो स्प्रिंकलर सिस्टम आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये ऑटोमेटिकली काम करता है। टेम्परेचर सेंस कैसे करेगा? फायर होगी, फायर से स्प्रिंकलर बल्ब पे टेम्परेचर जाएगा, 68 डिग्री सेल्सियस आते ही वो बर्स्ट करेगा और 1.5 मीटर की रेडियस पे वो फायर फाइटिंग करेगा। और 1.5 मीटर के लॉजिक की वजह से 3 मीटर का मैक्सिमम गैप हो सकता है दो स्प्रिंकलर्स के बीच में, उससे ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। फिर अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्टैटिक यानी कि फिक्स टैंक होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई प्लास्टिक का टैंक रख दिया और उससे हमारा काम चल जाएगा। इट शुड बी स्टैटिक, फिक्स होना चाहिए। टेरेस टैंक हमने बात किया कि वो डाउन कमर के लिए यूज होता है। जिन बिल्डिंग्स की हाइट कम होती है वहां पे टेरेस टैंक देते हैं। 10,000 लीटर वाला कंडीशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है HVWS एंड MVWS। HVWS जो है हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम है, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स में यूज किया जाता है और इसमें एक फिनोमिना है इमल्सिफिकेशन। जो ट्रांसफार्मर का टैंक होता है उसके साथ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है इस सिस्टम को कि नॉर्मल कंडीशन में वहां पे वो एयर का प्रेशर रहेगा, और जैसे ही एयर प्रेशर रिलीज होगा किसी भी फायर इमरजेंसी की सिचुएशन में, डिटेक्टर्स ने अगर सेंस किया या कोई स्प्रिंकलर बर्स्ट हुआ वहां पे, तो पहले एयर प्रेशर रिलीज होगा, उसके बाद वाटर प्रेशर रिलीज होगा, और उन स्प्रिंकलर की जो शेप होती है ना उसमें से कोनिकल जेट स्प्रे निकलता है, जिससे कि एक इमल्सिफिकेशन इफेक्ट आता है। वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स वहां पे निकलेंगी और एक लेयर क्रिएट कर देंगे उस टैंक के ऊपर, टैंक का ट्रांसफार्मर का जो ऑयल टैंक है उसके टॉप लेवल पे, और उससे हमारी फायर फाइटिंग होती है। तो ये हमारा हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम इस तरीके से काम करता है इमल्सिफिकेशन इफेक्ट सर से। इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ सर एक क्वेश्चन है इसमें, हाँ मैं हाँ ये जानना चाहता हूँ, जैसे दो लाइन रहती हैं हमारी, एक रहती है हाँ हाँ सेंसिंग लाइन जिसमें अपने क्वार्ट्ज बल्ब लगाए हुए होते हैं। ठीक है। मैक्सिमम जगह वो एयर लाइन होती थी क्योंकि एयर विस्कोसिटी कम है, इमीडिएट प्रेशर ड्रॉप होता है, डिल्यूज वाल्व को ऑपरेट होना जल्दी ऑपरेट होता है। करेक्ट बट करेक्ट, कई बिल्कुल जगह सही बात उस है। ट्रिगर लाइन में पानी भी यूज करने लगे हैं। तो क्या इसके देखो रिगार्डिंग कोई नॉर्म है कि हम वाटर यूज कर सकते हैं या एयर ही यूज करना? देखो अब यहाँ पे भी वही है, अल्टीमेटली हमारा पर्पस है फायर फाइटिंग। और अगर वाटर यूज करने की वजह से, कि देखो वाटर को क्यों अवॉइड करते हैं, ऐसा ना हो कि गलती से डिटेक्शन मिले और उसकी वजह से डायरेक्टली पानी चला जाए वहां पे लाइव कंडीशन में। उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एयर भी दिया जाता है, और दूसरा फैक्टर आपने बता ही दिया कि वो डेल्यूज सिस्टम को जल्दी एक्टिवेट करता है और उससे हमारा इमल्सिफिकेशन इफेक्ट शुरू होता है कॉनिकल जेट स्प्रे से। तो अल्टीमेटली आप वहां पे पानी भी यूज कर सकते हो कि हमारे नॉर्म्स कोई मना नहीं करते, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इमीडिएटली और इमीडिएट फायर फाइटिंग का, वो फुलफिल होना चाहिए वहां पे। तो अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एयर की जगह वाटर के प्रेशर को यूज करके डायरेक्टली
वहां पे फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और इसमें हमें इस सिचुएशन को भी अवॉइड करना है कि कोई भी नॉन इमरजेंसी की सिचुएशन में ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे ये दोनों पर्पस फुलफिल हो रहे हैं तो वाटर को यूज किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उसमें एक्चुअली सर क्या था, हम लोगों ने हम जिस प्रोजेक्ट पे हैं अभी, अर्लियर हमारे पास उसमें टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है सर। जो हमारी सेंसिंग लाइन है वो एयर लाइन रहती है ठीक और है, हाँ, उसका बेस्ट रिस्पॉन्स एयरलाइन बहुत ही दी fast जाती है। है ना जी। लेकिन अभी हम लोगों के पास जो लगाया गया है नया सिस्टम, उसमें सेंसिंग लाइन जो है दैट इज वाटर लाइन। तो उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था इस चीज को कि ये वाटर लाइन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर मान लीजिए ठीक है क्वार्ट्ज बल्ब अपना ब्लास्ट होगा टेम्परेचर सेंस करके, बट डिल्यूज वाल्व ऑपरेट होता है प्रेशर डिफरेंस जब उसको मिलता है, उसका क्लोजिंग प्रेशर खत्म हो जाता है, जो कि गाइडलाइन से आता है, जो कि ये हाँ मेरी हाँ, ट्रिगर लाइन है। तो ये ट्रिगर लाइन का चूंकि करेक्ट। पानी विस्कस ज्यादा होता है हवा के मुकाबले, तो इसका प्रेशर ड्रॉप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिस वजह से डिल्यूज थोड़ा लेट ऑपरेट होता है। सेकेंडली, पानी जब होने से उस लाइन में कोई चोकिंग भी हो सकती है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जिसकी वजह से कुछ और डिले भी बढ़ सकता है। हम लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि इसमें एयर लाइन ही होनी चाहिए, वाटर लाइन ना यूज की जाए। बट वी वर सेड कि करेक्ट। नहीं, आजकल सब जगह वाटर लाइन यूज हो रहा है, इसमें इसका देखा गया है परफॉर्मेंस बढ़िया है, दैट्स वाई हम लोग ये ट्रिगर लाइन में वाटर डाल। देखो इसमें क्या होता है, अगर वाटर लाइन दी है तो वहां पे सेंसिंग का जो सिस्टम है ना, वो आई थिंक डुअल सिस्टम होगा। किसी एक सेंसिंग मैकेनिज्म से वो वाटर लाइन एक्टिवेट नहीं होगी। अगर डुअल सिस्टम दिया है तो इसका मतलब श्योर शॉट फायर के सिचुएशन में ही वो एक्टिवेट होगा। ऐसा फॉल्स एक्टिवेशन नहीं होना चाहिए उसमें। तो पहले और अभी में, नहीं है मेरा तो हाँ, ये है कि कभी रियल सिचुएशन होगी उस समय भी कहीं वो ऐसा ना हो कि वो ऑपरेट ना करे या डिले ऑपरेट करे। कंसर्न इज दिस। देखो इस चीज का आंसर ना ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ही है, क्योंकि नॉर्म्स में ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि आप एयर ही यूज करेंगे, वाटर यूज नहीं करेंगे। तो जो सिस्टम आपके लिए ज्यादा सुटेबल है, जल्दी एक्टिवेशन होता है एयर में, बिल्कुल ऐसा होता है। और एक दो बार मैंने भी ड्रिल्स में कुछ पार्टिसिपेट किया था। मुझे याद आ रहा है हमने दुलहस्ती में या सलाल में कहीं पे इस सिस्टम को टेस्ट किया। तो एयर प्रेशर में कई बार कुछ सेकंड्स का डिले जरूर होता है इनिशियली। कई बार वो डेल्यू सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाता है, या फिर एयर रिलीज हो गया लेकिन अभी वाटर का प्रेशर नहीं आया। तो वो कुछ सेकंड्स का डिले भी ना कई बार इम्पैक्ट करता है। तो अगर किसी ऐसे रीजन की वजह से वाटर को यूज किया गया है जो उस डिले को कम करता है तो वो अच्छा है। लेकिन हमें इस रिस्क को अवॉइड करना है कि फॉल्स एक्टिवेशन नहीं होना चाहिए। तो वो हमें उनसे ये समझना पड़ेगा कि क्या, जैसे कि आपने बताया कि कुछ उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो डिले को कम करता है या फिर कोई और उसका रीजन हो सकता है। बट नहीं, एयर हमारा डिले को अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि डिले नहीं होना चाहिए, रियल सिचुएशन में डिले ही एक्टिवेट होना चाहिए, और फॉल्स एक्टिवेशन भी नहीं होना चाहिए। बट नॉर्म्स का अगर आप रेफरेंस लेंगे तो नॉर्म्स में ये चीज डिफाइन नहीं है। नॉर्म्स में ये होगा कि आपको ऐसा सिस्टम चाहिए, आप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो आपके बेस आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आजकल तो उससे भी एडवांस नाइट्रोजन इंजेक्शन बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम यूज हो रहे हैं, स्पेशली ट्रांसफॉर्मर्स के लिए। और हाई कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर्स के लिए धीरे धीरे नाइट्रोजन इंजेक्शन बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम ही मैंडेटरी हो जाएंगे। सर और वो उससे भी NIFPS का कहीं का कोई इंसिडेंस हुआ है क्या? NIFPS का ये फॉल्स ऑपरेशन का कहीं कोई इंसिडेंस है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया सुनने में, क्योंकि उसमें भी डुअल सेंसिंग दिया जाता है कि 100% कंफर्मेशन और फायर की सिचुएशन में ही वो रिलीज हो, फॉल्स रिलीज ना हो उसमें। मेरा कंसर्न उसमें लीक को लेकर है एक्चुअली। उसमें सर हम लाइव टैंक के साथ जो पाइप अटैच करते हैं, उसके आगे हम्म। सिर्फ एक वाल्व होता है जो कि ऑपरेट होता है, मतलब ड्रेन एंड स्टीयर। तो पहले ड्रेन करेगा वो, तो वो जो एक हाँ, वाल्व दोनों है सिस्टम उसको पैरेलली लेके एक्टिवेट मेरा होंगे। हमें से कंसर्न रहता है कि कभी इससे लीकेज हुई तो मेरा टैंक धीरे धीरे खाली हो जाएगा और मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट, देखो रिस्क तो हर जगह रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आया, क्योंकि उसमें डुअल सेंसिंग है। वो भी ऐसा नहीं है कि सिंगल सेंस किया और एक्टिवेट हो गया। वो कंट्रोल्स दिए जाते हैं। और मतलब
ठीक है, वैसे तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, बट इसमें वो सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको मैनुअल करना है, वो जो कि रिकमेंडेड नहीं है, कि आपको लगता है कि नहीं कोई तो ऐसे वो क्रिटिकल सिचुएशन। सिस्टम सही है, इसमें ड्यूअल कंट्रोल भी है, कंट्रोल की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस तरफ से नहीं मान रहे हैं कि ये फॉल्स ऑपरेशन करेगा। करेगा तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होंगी तभी करेगा। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जो एक वाल्व लगाया हुआ है वर्टिकल कंडीशन में, उससे मतलब हम कोई भी वाल्व यूज करते हैं ना, किसी एक 100% टाइम तक अपने लाइफ साइकिल में वो पूरा जीरो लीकेज दे, ऐसा फिजिबल होता नहीं है, मैंने तो नहीं देखा अभी तक कोई। तो क्या इसमें कुछ समय के बाद लीकेज नहीं शुरू हो जाएगी? नहीं, कुछ ऐसा थोड़े नहीं टाइम है। आपको, ऑर्गेनाइजेशन आप अगर तो उसको फिर रेगुलरली टेस्ट करा रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस टाइम से हो रही है, तो वो रिस्क भी खत्म हो जाता है। और उसकी अपनी प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमारे ओईएम्स होते हैं जो ये सिस्टम्स लगाते हैं, उनकी मेंटेनेंस की कंडीशंस हैं और रेगुलरली टेस्ट होना चाहिए। उसमें भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाली कंडीशन है कि 5 साल में वो रिप्लेस होने चाहिए सिलेंडर्स, और उसका एचपी टेस्ट होना चाहिए। वो सारी कंडीशंस को अगर फॉलो करते हैं तो लीकेज का रिस्क खत्म, खत्म तो नहीं कहेंगे, कम हो जाता है। और उसी तरीके से हाई वेलोसिटी के साथ साथ मीडियम वेलोसिटी जो वाटर स्प्रे सिस्टम है, उसमें स्पीड कम हो जाती है, लेकिन वो थर्मल पावर स्टेशंस के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। कुछ 2-3 क्वेश्चंस और हैं, उसको हम कवर करते हैं फटाफट से, और इसके बाद मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमें पोस्ट टेस्ट और फीडबैक भी करना है आज। तो अगले 2-3 मिनट में मैं ये क्वेश्चंस को कवर करके फिर हम पोस्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। मैं मोहिनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पोस्ट टेस्ट का लिंक चैट बॉक्स में भी शेयर करें, ताकि, और मैं ग्रुप पे फिर से भी शेयर कर देता हूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फायर डिटेक्टर्स। 2 तरीके के डिटेक्टर्स आते हैं। एक होता है फिक्स्ड ये हीट डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर। अब इसमें भी अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले फोटोवोल्टिक आते थे और आजकल आयनाइजेशन वाले आते हैं। और फिर अगर हम हीट डिटेक्टर्स में डिफरेंस की बात करें, एक ऐसा डिटेक्टर है जो कि फिक्स टेम्परेचर पे एक्टिवेट होगा। दूसरा ऐसा डिटेक्टर है जो रेट ऑफ चेंज पे डिटेक्ट करेगा, यानी कि अगर 1 मिनट के अंदर किसी एरिया के अंदर टेम्परेचर चेंज 10 डिग्री का हो जाता है, तो फिर वो डिटेक्टर वेट नहीं करेगा कि 68 डिग्री सेल्सियस पे हम जाएंगे तब जाके वो एक्टिवेशन होगा अलार्म सिस्टम का। ऐसा नहीं है। अगर किसी लोकेशन का नॉर्मल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और 1 मिनट के अंदर वो टेम्परेचर 20 डिग्री पे पहुंच जाता है, इसका मतलब कुछ अनयूजुअल सिचुएशन वहां पे हुई है, जिसकी वजह से डिटेक्शन की जरूरत है। तो वो रेट ऑफ चेंज डिटेक्टर्स भी आते हैं। और आजकल जो है ऐसे डिटेक्टर्स अवेलेबल हैं जो मल्टी डिटेक्टर्स होते हैं, वो हीट से भी सेंस होंगे और स्मोक से भी सेंस होंगे। और ये सेंसिंग के बाद सिग्नल कहाँ देंगे? फायर कंट्रोल पैनल को। और कंट्रोल पैनल पे जैसे ही सिग्नल रिसीव होगा, वो सिग्नल जाएगा अलार्म सिस्टम पे, जो कि पूरा जो हुटर्स और हमारे अलार्म के सारे डिवाइसेस दिए होते हैं, वहां पे जाके वो एक्टिवेट करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो फायर से रिलेटेड गजेंद्र जी से मैं पूछना चाहूंगा। आई थिंक जो आपकी क्वेरीज थी, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की इन सिस्टम्स की, आपकी कंप्लीट हो गई है। और जो आज हमने डिजास्टर में भी कवर किया है, इफ यू हैव सम क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी हम ले सकते हैं अगले 2-3 मिनट में। और टेस्ट का लिंक मोहिनी ने पोस्ट कर दिया है। जैसे टेस्ट आपने सेशन से पहले किया था, वैसे ही आपको अभी टेस्ट करना है। सर डिजास्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हाँ कि जी। क्या डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को हम लोग को वेटिंग करने की जरूरत रहती है क्या किसी एजेंसी से? डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अगर आपने अपने लेवल पे बनाया है तो आइडियल कंडीशन क्या है, और ये हैजार्डस इंडस्ट्रीज के लिए मैंडेटरी होता है कि आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ उसको एक्सेप्ट कराया और उसके साथ सिंक किया। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कभी नहीं हो सकता। आपको कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आपको गवर्नमेंट का भी, जो हमारी रिसोर्सेज है, उसका सपोर्ट चाहिए। तो आपकी डिजास्टर प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से सिंक में होनी चाहिए। तो आप डीडीएमए के साथ अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान सिंक करा सकते हैं। नहीं सर, हमने जैसे हैजार्डस डिजास्टर इंडस्ट्रीज के लिए ये मैंडेटरी है।
सर हमारा पावर स्टेशन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया हुआ है, और एक्चुअली हम लोगों को तो कोई ऐसी क्वेरी नहीं आती है, बट हमारे यहाँ जो CSF इन्वॉल्व है उनका ये कहना रहता है कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को आप जो है वेटिंग कराइए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, उनके पास बार बार वो हमारे यहाँ कहते हैं कि इसको करवाइए। तो क्या कोई ऐसा रेफरेंस है कि हमको वेटिंग कराना है? तो देखो, ये ना स्टेट स्पेसिफिक मैटर है। अगर आपकी इंडस्ट्री हैजार्डस कैटेगरी में आती तो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको ये कराना है। बाकी दूसरा रीजन, अगर आपके स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है तो भी आपको कराना है, ठीक है। तो वो स्टेट स्पेसिफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग कराना पड़ेगा। अदरवाइज आपके लिए ये गुड प्रैक्टिस है कि आपको कराना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की सपोर्ट भी हमें रियल डिजास्टर के सिनेरियो में चाहिए होगी। उनको भी पता होना चाहिए कि आपने क्या प्लानिंग किया है। नहीं, हम तो अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भेजते हैं, बट वो वेटिंग के लिए रेडी नहीं होते हैं। वो बोलते हैं कि कोई रेफरेंस है क्या, मतलब क्यों कराना है। तो कोई हाँ, अगर तो कोई रेफरेंस मैं वही बता रहा हूँ, हैजार्डस इंडस्ट्रीज कोई रेफरेंस नहीं है, तो आपके लिए ये गुड प्रैक्टिस हो सकता है अगर कोई स्टेट स्पेसिफिक या डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं है तो। ओके सर, थैंक यू सर। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पोस्ट टेस्ट का लिंक भेज दिया है, और साथ साथ एक और लिंक भी आपको पोस्ट कर रहे हैं फीडबैक के लिए। पलक, इफ यू कैन पोस्ट फीडबैक लिंक ऑल्सो। तो दोनों में ही पहले आप टेस्ट कंप्लीट करेंगे जैसा कि आपने सेशन स्टार्ट होने से पहले किया था, और उसके बाद आप फीडबैक शेयर करेंगे। तो फीडबैक लिंक पलक, इफ यू कैन पोस्ट चैट बॉक्स में। ओके। तो टेस्ट के साथ साथ अगर आपका कोई फीडबैक, वर्बल फीडबैक भी देना चाहते हैं या कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, वी कैन टेक अप दोस क्वेश्चंस आल्सो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, आप अपना कैमरा भी ऑन कर लो। वी वांट टू सी यू व्हाइल यू आर डूइंग टेस्ट। और जैसे डे 1 पे हमने लिया था, एक डिजिटल फोटोग्राफ भी हम ले लेंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप योर कैमरा ऑन। और आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं सेशन से रिलेटेड, जब तक बाकी सभी लोग टेस्ट दे रहे हैं या ऑनलाइन फीडबैक दे रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अनुज सर ने काफी सपोर्ट किया आज के सेशन को एक्टिव बनाए रखने के लिए। बहुत सारा क्वेश्चंस और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन सर आपका भी रहा आज के सेशन में। गजेंद्र जी ने भी काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे, और मेरे ख्याल से फायर के सेशन में तो बहुत डिटेल आपने समझा, आपके प्लांट से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहे। यार ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਟੈਸਟ? हाँ, सेम वही टेस्ट है, आपको दोबारा करना है अभी। एक कंडीशन ये थी कि आपने सेशन से पहले किया है टेस्ट, एक कंडीशन ये है कि आप सेशन के बाद कर रहे हैं। टेस्ट लिंक देंगे जरा? हाँ, टेस्ट लिंक आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, आपको आ गया होगा। और इवन व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप हैं तो उसमें भी ये भेज दिया गया है। मोहिनी ने पोस्ट किया है टेस्ट का लिंक और फीडबैक का लिंक, दोनों का लिंक चैट बॉक्स में भी देख सकते हैं अगर आपने टीम से डायरेक्टली ज्वाइन किया हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको डाला गया है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप अपना कैमरा ऑन कर लो सभी। वी विल टेक सम स्नैपशॉट्स। सर मेरा सिस्टम में कैमरा नहीं है। अच्छा, ओके, हो गया कोई बात नहीं।
जिनके सिस्टम में कैमरा है आप ऑन कर लीजिए, और मैं सीबीआईपी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू मोहिनी, पलक, सौम्या, यू कैन आल्सो। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। We are also joined from NHPC Faridabad Corporate Office, T and HRD team. Are we audible, sir? Yes, yes, sir, you are audible. Clearly Uh, audible. So, sir, how much time you have given to our participant for this test? I think they should take 10 minutes at least, क्योंकि फीडबैक भी है और टेस्ट भी है, दोनों है। तो ये तो सर ये चलता रहेगा, हम बाद में ठीक थोड़ा है। और डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम दे कैन आल्सो डन दिस ना बिल्कुल। विद इन 10 मिनट्स ना, काउंटडाउन इट इज बेस्ड ऑन काउंटडाउन टाइम ना। राइट राइट। ना तो सर ऐसा है, हम भी इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं थोड़ा, अभी हम ज्वाइंड हैं ऑलरेडी। बिल्कुल सर, तो हम हमने कर सकते देखा हैं। तो हम भी थोड़ा फीडबैक अगर आप अलाउ करें तो हम थोड़ा सा डिस्कस अपने एम्प्लॉय से कर सकते हैं, अपने पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे। बिल्कुल सर, करना चाहिए और हम भी सुनना चाहेंगे। थैंक यू। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, टी एंड HRD टीम हमारी यहाँ बैठी हुई है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा, तो थोड़ा उसके बारे में हमने भी देखा सुना, आपका काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा है। क्वेरीज भी बहुत अच्छी आई हैं, जैसे मनीष सर ने भी बोला, इनको भी लगा भी जे हाँ जो NHPC की क्वेरीज हैं हमारे एम्प्लॉयज भी अवेयर हैं, और सर के शेयरिंग नॉलेज से हमें और भी गेन हुआ होगा। तो हम थोड़ा सा चाहेंगे एज ए सॉर्ट ऑफ फीडबैक और एज ए सॉर्ट ऑफ नॉलेज शेयरिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, तो इनवाइट करेंगे एक एक करके, प्लीज आप अपना व्यू शेयर कर सकते हैं शॉर्टली। टेस्ट का टाइम सर ने अलाउ कर दिया, आपका फिक्स टाइम है, उसमें हो जाएगा। अगर इफ यू कैन शेयर देन इट्स गुड। तो टेस्ट के साथ साथ आप जो फीडबैक सर पूछ रहे हैं, प्लीज मेरा भी रिक्वेस्ट है सभी से, आप शेयर कर सकते हैं जो भी आपकी लर्निंग्स रही, जो भी आप इम्प्रूवमेंट या कुछ भी जो भी शेयर करना चाहते हैं, प्लीज शेयर कीजिए। जो फ्री हो गए हैं वो 1 by 1 करके कृपया बोले। कुछ ऐसा बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है, जो ऑनलाइन है, बेसिकली हम लोग तो ऑफलाइन करना चाहते थे, लेकिन जो पार्टिसिपेंट हैं वहाँ पर एक पावर स्टेशन से ज़्यादा हैं, और आज के डेट में NHPC के पास मैन पावर की कमी है पावर स्टेशन में, तो मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए हमने ऑनलाइन किया है। लेकिन लगता है कि काफ़ी लोग ऑनलाइन में उतना सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि 50 के आसपास कई बार, और अभी भी दिख रहा है हमें 40। हाँ, तो कुछ आप लोग बताएंगे कुछ कमी रह गई, ताकि आगे हम लोग जो प्रोग्राम डिजाइन करें तो उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए, कम चाहिए, या ऑफलाइन चाहिए, कुछ फीडबैक बताना है तो बता सकते हैं। सर एक्चुअली हम लोगों के यहाँ केमिकल्स का यूज उतना नहीं है, तो अगर थोड़ा ज्यादा टाइम डेलिब्रेट करेंगे हम लोग फायर पे एंड डिजास्टर पे, एक चीज ये, और दूसरा अगर ऑफलाइन होता ऑफ कोर्स तो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इसमें आ सकते थे, बट ऑनलाइन में तो वो चीज फिजिबल नहीं है। बट अगर हम लोगों के साथ आपको स्लाइड शेयर कर सकें जिसमें कि हम लोगों से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं, जो हम लोगों ने क्वेश्चंस में पूछा, क्योंकि स्लाइड्स आ जाएंगी, अभी तो हम लोगों ने आपसे पूछ लिया इसीलिए जो जो क्वेश्चंस थे, और वो भी सब लोग हो सकता है उस समय ना भी सुन पाए हो, तो अगर उससे रिलेटेड कोई स्लाइड्स होंगी, जैसे नॉर्म्स तो हम लोगों के पास भी होते हैं, ये बात सच है कि NBC नॉर्म भी है और CA 2011 भी है, बट सच्चाई ये है कि चूंकि प्रोजेक्ट्स में मैन पावर की कमी है, तो इतना हम लोगों के पास भी समय नहीं निकल पाता है कि पूरा नॉर्म स्टडी करके हम उसके हिसाब से फिर एक्ट कर सकें। तो अगर उन नॉर्म्स की कुछ पंच पॉइंट्स की स्लाइड्स अगर बन के हमको मिल जाए सर, तो वो हमको और अच्छा कंट्रीब्यूट कर।
मेरे समझ से कि आपने सही बोला कि केमिकल सेफ्टी का उतना यूज नहीं है, और हो सकता है कि गलती से जब हमारे ट्रेनिंग कैलेंडर बना है तो गलती से वो केमिकल सेफ्टी डल गया होगा। अगर बाकी सारे जो इसमें टॉपिक हैं वो रिलेवेंट हैं एनएचपीसी के पावर प्लांट के हिसाब से, और जनरली ये ट्रेनिंग हम सेफ्टी का ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि सीबीआईपी से ही कराए हैं, और मैंने खुद भी लगता है कि 2018 में सीबीआईपी से ट्रेनिंग लिया था, और हमारे जो अभी फैकल्टी हैं मुनीश कुमार जी, वो शायद उस समय भी एसोसिएटेड रहे, हमको जैसा याद लग रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे। फिजिकल और सेशन में रहा था मैं। जी 2018 में। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग आगे ऑफलाइन ही करेंगे और केमिकल सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। दूसरा जो स्लाइड है ना, सीबीआईपी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी ऑफिशियल हैं, जो भी कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि स्लाइड जो है आप जो भी फैकल्टी जो ट्रेनिंग इम्पार्ट किए हैं उनका स्लाइड आप मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हैं जो ग्रुप बना है। मनीष सर, मैं भी ऐड करना चाहूंगा इसमें। जैसे बहुत ही अच्छा इनका वो था, जो लेना चाह रहे हैं हेल्प बेसिकली करेगा अगर आप शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी तो गेन कर ही लिया जो कर लिया, बट लॉन्ग रन में हम एकदम से याद उतना नहीं रख पाएगा कोई भी। तो हेल्पफुल होगा। तो आप जैसे हमारे एस्पेक्ट्स जितने हमने कवर किए हैं, इंक्लूडिंग केमिकल सेफ्टी आल्सो, तो उसके जो जनरल रूल रेगुलेशन है, जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टाइप का एक हमें मिल जाए, भाई गाइडलाइंस एक फैक्टर रहे हमारे लिए, तो हम उसको एक रिव्यू करके तो हम अपना जो है काम हमें करने में दिक्कत रहे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर ओवरऑल देख रहे हैं सेशन काफी इंटरेक्टिव था। अभी वीडियो पे भी देखा जा रहा, सारे अपने टेस्ट में भी इतने बिजी हैं, मतलब फुल इन्वॉल्वमेंट लगा है, जबकि ऑनलाइन में ये थोड़ा सा रहता है इशू, क्योंकि अपने प्लेस पे रह के ऑफलाइन का जो आउटपुट आता है वो ऑनलाइन में नहीं उतना आ पाता। बट टाइम को देखते हुए जो हमारा अवेलेबिलिटी था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो फिर भी मैं सोच रहा हूँ बहुत ज्यादा फुलफिल हो गई होगी, है ना। तो सर आपका काफी सपोर्ट रहा अभी, काफी अच्छा सेशंस रहे हैं, 2 दिन काफी होते हैं। तो अभी हमारे साथ हमारे ग्रुप डीजीएम श्री पंकज कुमार सर गुप्ता साहब हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुप्ता सर से, सो प्लीज सर। एक्सक्यूज मी। हाँ बोल अपना पॉइंट बोल लीजिए पहले आप, फिर गुप्ता सर एड्रेस करेंगे। मेरा क्या सबमिशन था कि इन लोगों को वास्ट नॉलेज है कहाँ कहाँ पे कौन सा चीज अप्लाई होना चाहिए। तो अगर ये प्रोजेक्ट वाइज ये लोग विजिट करें और सारे कंपोनेंट पर, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट एक अलग बात है, लेकिन अलग अलग पार्ट्सों पे जाके कहाँ पे क्या सिस्टम लगाना चाहिए, वो जनरल अवेयरनेस हो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि एक थेसिस वो जो भी आपका थ्योरेटिकल है वो सुन के बाद में कितना इम्प्लीमेंट होता है, ऑनलाइन मतलब ऑन द स्पॉट जाके अगर डिमोन्स्ट्रेट करके और गाइडेंस दे तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं, वो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा शेड्यूलिंग वो वैसा ही रहेगा। तो ये तो अभी जिस टाइम में ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है उसके हिसाब से बेस्ट जो हो पाया वो किया। सीवीआईपी की इसमें सपोर्ट रही पूरी। तो नेक्स्ट जो है वो तो है ही है, अगर आप साइट पे करते हैं जब फिजिकल डेमो होता है तो दैट इज ऑलवेज बेटर। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पंकज सर से, सर प्लीज। Yes. Good afternoon, everybody. This is Pankaj Gupta from TNHRD division. I am Group DGM Electrical. Good afternoon. Hope मुझे सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, participants? Yes, sir. Are we through the test complete हो गया सबका या अभी pending है कुछ टाइम और अगर लेना है तो लीजिए, फिर इकट्ठे बात करते हैं। Okay, sir. Anybody can we start talking? सर आई थिंक टेस्ट तो वो चलता रहेगा, आप कंटिन्यू Okay. कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। इट इज 15 क्वेश्चंस हैं, तो दे कैन डू एट देयर ओन टाइम आल्सो। थोड़ा Yes, sir. टाइम भी Yes. लगे तो वी कैन कंटिन्यू सर। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। एट द आउटसेट मैं सीबीआईपी को थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे इस प्रोग्राम को अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया इतने अच्छे तरीके से। और पर्टिकुलरली आई डोंट नो वेदर मिस्टर दिनकर इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस सेशन एट प्रेजेंट, एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम आल्सो, एंड
मिस्टर के सिंह डायरेक्टर, उनको भी मैं थैंक्स कहूंगा अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आई कन्वे माय रिगार्ड्स एंड थैंक्स टू हिम कि इतना अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया गया। और पर्टिकुलरली मैं फैकल्टी जो हमारे जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, मुनि जी तो साथ में जुड़े हुए हैं, मैडम पलक एंड मैडम मोहिनी भी इसमें एज फैकल्टी उन्होंने इस प्रोग्राम में अपना योगदान दिया है, एंड आई thank our faculty for this very beautiful session and very informative session, today's I think program. अब आते हैं सर सेफ्टी जो टॉपिक जो था हमारा, सेफ्टी मैनेजमेंट एंड इन ओनम पावर प्लांट्स। इसमें सेफ्टी के अलावा डिजास्टर और फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एंड केमिकल सेफ्टी, ये तीनों चारों एस्पेक्ट जो हैं उनको कवर किया गया। और हम ये लगभग सभी लोग जो प्लांट से जुड़े रहे हैं वो जानते हैं कि इन चीज़ों का कितना महत्व है, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर। पर्टिकुलरली जैसा हमारे एक पार्टिसिपेंट ने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना पॉइंट कन्वे किया कि फायर सेफ्टी और सेफ्टी मैनेजमेंट, ये दोनों हमारे को एकदम इमीडिएट तौर पे एकदम इमीडिएट हमें दिखता है कि दीज आर रिक्वायर्ड। बट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि उनका एक व्यू पॉइंट था कि केमिकल वाला हमारे से रिलेटेड नहीं है, तो but safety should be perceived as a whole component of a organization of say working plant। तो उसमें केमिकल वाला भी कुछ ना कुछ एलिमेंट हमारे प्लांट्स में रहता है। There of course we use some chemicals for cleaning purpose, for say even the oil we are using in our machines and various hydraulic systems, that is also that has to be addressed, how to handle that, how to take care in case of emergency, how these things are to be taken care। तो फिर भी जो फायर सेफ्टी वाला एलिमेंट इन्होंने बताया, ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बहुत से प्लांट अंडरग्राउंड हैं और फायर सेफ्टी का हमें पूरा ख्याल रखते हुए ऑपरेट करना है उनको। डिजास्टर प्लान अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बिकॉज नेचुरली वी एज हाइड्रो पावर जनरेटर्स वी आर द वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस which is most affected by natural calamities। तो वो डिजास्टर्स को अगर किसी टाइप के नेचुरल या अदरवाइज डिजास्टर्स आते हैं उनको कैसे मैनेज करना, दैट इज आल्सो वेरी रेलेवेंट टॉपिक, एंड आई होप हमारे जितने भी आज पार्टिसिपेंट रहे इन्होंने उसको अच्छे तरीके से समझा है। और हमारे साथी मिस्टर इंद्रजीत ने उसको बड़े अच्छे तरीके से बोला कि इन द लॉन्ग रन हम ये जो लर्निंग्स हैं इनको हम भूल जाते हैं। तो एक हैंड आउट फॉर्म में, जैसे हमारे पार्टिसिपेंट ने बोला भी, स्लाइड्स में मिल जाएगा तो और उनको डिस्प्ले कर दिया जाएगा उनकी लोकेशंस पे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो है कुछ हद तक है भी, दैट इज बिकॉज ऑफ फैक्ट्री एक्ट एंड अदर रेगुलेशंस फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्प्लेड रहते हैं, बट एक चीज रहती है कि हम उस पर कितना ध्यान देते हैं, ये इंडिविजुअल एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। एंड वी शुड बी अवेयर कि वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि हम उसको बीच बीच में पढ़ते रहें, रिफ्रेश करते रहें अपनी लर्निंग्स को भी, और अपने उनको अपने काम में भी उसको हम डिप्लॉय और इम्प्लीमेंट करते रहें। तो एज अ होल आई फाइंड जैसा फीडबैक जो मिला है और प्लस इंटरेक्टिव सेशंस जो भी हुए हैं पिछले 10-15 मिनट से मैं देख रहा हूँ, और मनीष जी ने भी जिस तरीके से उसको क्वेश्चंस को हैंडल किया और कन्वे किया अपने आंसर्स को, अपने व्यू पॉइंट को, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल। और मैं अपनी जो टी&HRD की टीम है उसके बिहाफ में अगेन आई थैंक CBIP एंड ऑफ कोर्स आवर पार्टिसिपेंट्स जो अपने इतने रिमोट लोकेशंस में रहते हुए इस प्रोग्राम से जुड़े और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में उन्होंने हमारी मदद की। थैंक यू एवरीबॉडी। Good afternoon, KK Singh this side. Sir, good afternoon, sir. Regarding closure of this program, my team requested me to join, and I feel lucky that at the right moment I joined this program. Due to paucity of time, for some minutes I could join, but at the same time it was a very learning experience, and with the formal vote of thanks, Honorable Mr. Manish, Ms. Palak Chawla ji, Ms. Mohini Arora ji, faculty members, Pankaj Gupta ji. My team was chilling at Prashant Atre is sitting, but I told them no, Prashant Atre is not there. But luckily I have not interaction with Gupta ji, I think. So I could not recognize him. I feel sorry for that. And Anirudh Singh ji, I don't know Sardar ji. His name is not known to me. Sir, I am Inderjit Singh.
Sorry to interrupt, sir. I am Inderjeet Singh, Senior Manager Electrical from T&HRD. Okay. I will note down because I am ex-NHPCN, so I have love and respect for our people. And dear participants from different stations of electricity. As I told you that I joined for some minutes, but I observed that sessions were very interactive and participative, for which I extend my heartfelt thanks to all participants and faculties. As far as my experience goes, safety is nothing but our behavior. And I have seen many disaster/safety incidents, including fatal in hydro and thermal. Therefore, we have to follow all guidelines, whatever guidelines have been written, and we have to inculcate the habit of air industries. You must have seen, despite sometimes you feel that they are doing very long, they are taking very long time, but at the same time they have inculcate such habit that there is chances of minimum safety incidences. So we should inculcate the habit of air industries, though we know everything, but at the same time we should check and recheck, and we should follow all standard operating procedures, SOPs. If many members, participants have shown their interest and even asked in their queries that some features which are not even applicable is that such like chemicals, but sometimes it also happens that chemicals becomes hazardous. As you are playing with the nature, we should consider all petty aspects also. We should not leave it left on for mind's sake only. It should be written and should be followed in later and spirit. But just I am sharing my experiences. It is nothing to do with this training program. Whatever I have observed, that I am sharing. And regarding fire and disaster, yeah, definitely we are more prone to that. This is one of the most vulnerable aspect for hydro. And Mr. Manish, you must have noticed query from our participants, and he will also like to enlighten in their future training programs. With these words, I wish all success to our NHPCians and participants and even faculty members for their future. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Let us slowly, Mr. Manish, something he wants to tell something. अब सेशन को क्लोज करते हैं सर। ठीक है, थैंक यू। बाकी जो भी टेस्ट है आप मतलब टेस्ट भी दे दे सारे पार्टिसिपेंट, और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी सहज सेवा में अपना फीडबैक दें कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, वैसे इसी प्रोग्राम के लिए नहीं, सारे प्रोग्राम के लिए हमने एक टेम्पलेट बनाया है सहज सेवा में, उसमें जो भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं उसमें अपना फीडबैक देना है। वो रिकॉर्ड के रूप में NHPC जो हायर मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया है, उनके मतलब डायरेक्शन पर वो बना है, तो इसलिए आप लोग इसको मैंडेटरी समझें। और रिक्वेस्ट है कि आप आजकल जब भी मौका मिले आप लोग जरूर 1-2 दिन में फीडबैक दे दें सहज सेवा में। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट को और पूरे CBIP ऑफिशियल और फैकल्टी को एक बार फिर से सबको थैंक्स। इसी के साथ क्लोज करते हैं। थैंक यू। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you.